कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके नाक की हड्डी से लेकर हर जगह, कोई भी चैनल ब्लॉक है बोले तो अपने को कांचना गुलगुल छेदन भेदन लेखन याद आ जाता है, लेकिन हर चीज का वातज पित्तज कफज क्लासिफिकेशन किए बिना वो चीज आयुर्वेदिक नहीं है। Unless and until you don't classify it into वातज पित्तज कफज, you are not able to। वरना फिर क्या है, फिर ब्लॉकेज के लिए वो लोग सर्जरी करते हैं, आप लोग शर्तिल का उत्तर बस देते हो। सो आपण त्वक शारीर आणि एकूणच शारीर नावाचा अप्रोच, शारीर नावाच्या अप्रोचमध्ये आपली लँग्वेज दोष धातुमालांची आहे। जग प्रोटिओमिक्स, DNA, RNA, एन्झाईम्स या भाषेत बोलत असताना आपण त्याच्याकडे कसं बघू शकतो, आणि मग जाता जाता त्वक ही कुठल्या कुठल्या दोष धातुमालांमध्ये संबंधित आहे हे आपण बघितलं। त्वक शारीर बोलायचं म्हणजे खरं मला टेन्शनच आलं ना। आयुष्यात ऑलमोस्ट MDच्या एंट्रन्स नंतर पहिल्यांदा त्या सप्तत्वच्या काढल्या, अवभासिनी, श्वेता लोहिता तांबरा, त्यानंतर त्यांचा कधी खरं संबंध आला नव्हता। सो अवभासिनी सगळ्यात बाहेरची आहे। त्वचेची जी उत्पत्ती आहे ती सुश्रुताचार्य सांगतायत की तस्य खलु एव प्रवृत्तस्य शुक्रशोणित अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका सप्तत्वचो भवति। तस्य खलु प्रवृत्तस्य शुक्रशोणित अभिपच्यमानस्य। सो शुक्रशोणितापासून वेगवेगळे टिश्यूज निर्माण होण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका, संतानिका म्हणजे साय, दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो जैसे दूध को गर्म करने के बाद एक मलाई बन जाती है, ठीक वैसे ही शुक्र शोणित का संयोग हुआ है और उससे मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा है। दैट टाइम जैसे दूध गर्म करने के बाद में ऊपर मलाई बनती है, साय बनते, वैसे अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका सप्तत्वचो भवति। जैसे कि क्षीर से संतानिका, दुधातून साय, संतानिका यानी साय मराठी में, वैसे ये बन जाता है। ये जो उपमा दी है ग्रंथकर्ताओं ने, वो उपमा हर बार सिर्फ लिटरली सेंस से नहीं लेनी होती है, उसके साइंटिफिक भी सेंस होते हैं। यहाँ पर अभिपच्यमानस्य है, वो क्या होता है कि दूध में मलाई बन जाती है। इसका फिजिक्स अगर हम लोग देखें तो एक तो उसमें से वाटर कंपोनेंट निकल जाता है एंड जो प्रोटीन एंड फैटी कंपोनेंट है उसका लेयर बन जाता है, एंड उसमें फैटी कंपोनेंट होने के कारण वो ऊपर आ रहा है। सो ठीक उसी प्रकार वो वाला उपमा आचार्य सुश्रुत यूज कर रहे हैं और वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अभिपच्यमानस्य। इसका मतलब ये है कि अग्नि का यहाँ पर डायरेक्ट संबंध है। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम, चरक चिकित्सा गृहिणी में अग्नि पर डिपेंडेंट या फिर अग्नि अच्छा होने पर कौन से शरीर भाव अच्छे होने वाले हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम, आयु के बाद वर्ण आ रहा है, फिर स्वास्थ्य, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम वगैरह वगैरह श्लोक आप लोग जानते हो, आप लोगों ने BMS किया है। तो वर्ण एक आयुर्वेद का सिस्टमिक एग्जामिनेशन का कंपोनेंट रहा है। वर्ण सिर्फ लोकल एग्जामिनेशन का कंपोनेंट नहीं है। वो छाया प्रभाव सब लोग जानते हो, प्रभा यानी कि जो दूर से दिखती है वो प्रभा, छाया यानी कि जो पास आकर पेशेंट दिखता है वो छाया, रुष्क, रुक्ष, शुष्क, मलिन वगैरह वगैरह वो सब कुछ टाइप्स आप लोगों को पता है। रादर जो ये जो अवभासिनी नाम है, ये अवभासिनी में भ्राजना त्वचा, सो भ्राजक पित्त और उसके कारण मिलने वाला लस्टर, सो ये जो लस्टर है, वर्ण है, ये भ्राजन का, पित्त का, अग्नि का काम है। दैट्स वाई वैवर्ण्य, बिगड़ा हुआ वर्ण, ये आपको बहुत सारे सिस्टमिक डिसीजेस में एक सिम्टम करके मिलता है। दैट्स वाई जो सबसे ऊपरी जो त्वचा है उसको आचार्य सुश्रुत अवभासिनी कह रहे हैं। सो इसका अग्नि से संबंध है। अग्नि जितना अच्छा है उतना वर्ण अच्छा है।
वर्ण एक्चुअली दोनों चीज़ों पे डिपेंड है, अग्नि पर भी और उदान पर भी। उदान का भी कर्म अगेन क्या है कि बल वर्ण एंड स्मृति। सो उदान एंड अग्नि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि वो वर्ण है। तो वैवर्ण में आपको अग्नि की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी और उदान के लिए आपको बलवर्धन भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें वहां पर एक्सपेक्टेड है। तो अवभासिनी, सो अवभासिनी में भ्राजना त्वचा जो भ्रा धातु है, जबकि आचार्य चरक उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वक बाह्या विभर्ति, कौन सी, उदक धरा। चरकाचार्य जिसको आचार्य सुश्रुत अवभासिनी कह रहे हैं उसको आचार्य चरक उदक धरा कह रहे हैं। सो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्त त्वचा में सबसे बाहरी काम का काम उदक धरा, उदक कंपोनेंट को होल्ड करना है। ये उदक कंपोनेंट को होल्ड करना किसका काम है, स्वेद का है। आयुर्वेद में स्वेदस्य क्लेद विद्रुदी, या फिर स्वेद का कर्म क्या है, केश विद्रुदी, केश विद्रुदी और स्वेद क्लेद विद्रुदी। सो बॉडी का क्लेद धारण करना ये कितना बड़ा काम है। मैंने शुरुआती सेक्शन में कहा कि गाइटन के 1500 पन्ने के पेज में मेरे को स्वेट ग्लैंड सिर्फ 2 पन्ने में मिलती है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से स्वेट ग्लैंड का काम सिर्फ स्किन को मॉइस्ट रखना है, लेकिन हमारे हिसाब से स्वेदस्य क्लेद विद्रुदी, शरीर का क्लेद विद्रुदी यानी कि उसको पकड़ के रखना, कौन सा किधर रखना है, इसका जो पूरा जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इंट्रासेलुलर कितना, एक्स्ट्रा सेलुलर कितना, इंट्रावेस्कुलर कितना, एक्स्ट्रावेस्कुलर कितना, यूरिन के मार्ग से आप कितना बाहर निकालोगे, पुरुष के मार्ग से आप कितना बाहर निकालोगे, अतिसार का निदान हाजरात देखो, चरक का वायु का प्रकोप होता है और पक्वाशय में क्या आ जाता है, कोई है क्या, जरा ये ना ऑनलाईन चरक म्हणायचं, त्याच्यानंतर चिकित्सा स्थान आय गेस 19वा आहे। सो क्लेद विद्रुदी, शरीरगत क्लेद का शरीर हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ त्वचा की बात नहीं कर रहे हैं, बातों बातों को टच करते हुए आगे जा रहे हैं। सो क्लेद उदक धरा, ये जो उदक धरा है त्वचा, दैट्स वाई मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही, आप लोगों ने उसको कितना सीरियसली लिया पता नहीं। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना तो मैं बीच बीच में बोलता हूँ की आई डोंट नो आप लोग मुझे कितना सिरियसली ले रहे हो, कारण कॉलेजमध्ये लोक टीचरला खूप काही सिरियसली घेत नसतात, तो मैं अक्सर बीच में बोलता हूँ कि आई डोंट नो आप लोग मुझे कितना सीरियसली ले रहे हो, लेकिन मैं ये सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। सो मैंने एक चीज़ कही थी कि किडनी फेल्यूर में कितने सारे लोग अवगाह स्वेद देते हैं। सो क्योंकि वो क्या है, वो उदक धरा कला है, वो सबसे बाहरी। सो उसका काम ही है कि ये करना। सो कुठला हा आला अतिसार ना, अतिसार वातच अतिसार काढणं आहे, 2.3 वर टिक कर बरं, यस, पहले 2 लाइन ब्लू करना। सो ये सब कुछ हेतु बोल दिए कि ये व्यवाय नित्यस्य उदावर्तस्य वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों में वायु प्रकोपम आपद्यते, ओके, स वायु कुपितो अग्ना उपहते, सेकंड लाइन में हूं मैं, अग्ना उपहते, फक्त सेकंड लाइनच कर, यस ठीक है, असू दे, सेकंड लाइन पढ़ लो आप लोग। अग्ना उपहते मूत्र स्वेदौ पुरुषाशयम उपवृत्य ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते। क्या ये अतिसार का निदान चल रहा है? अतिसार के निदान में क्या कह रहे हैं कि वो जो वायु है वो कुपित होता है, कुपित वायु अग्नि का उपहनन करता है और मूत्र और श्वेत के वाटर कंपोनेंट को वो पुरुष की ओर, पुरुषाशय की ओर खींच के लेता है। एक्यूट रीनल फेल्यूर इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। सो वो जो है वो अतिसार में वो वहां से अगर यहाँ ले रहा है तो यहाँ की फिजियोलॉजी वहां पे भी तो रिफ्लेक्ट होगी। पुरुष शरीर, चिकित्सा पुरुष अगर अतिसार के निदान में ये चल रहा है, अतिसारामध्ये डरंगळत आहे, एवढं सगळं पाण्यासारखी संडास होती है, हे पाणी आलं कुठून, ये वाटर कंपोनेंट आया कहाँ से? चरकाचार्य निदान बता रहे हैं कि
ताभ्याम, ताभ्याम का मतलब क्या है? यहाँ की चक्रपाणी की टीका अवेलेबल नहीं है, तो ताभ्याम मूत्र स्वेदाभ्याम ऐसा बोला है चक्रपाणी ने। सो मूत्र वह स्रोतस में भी वाटर कंपोनेंट का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, स्वेद वह में भी इक्वली चल रहा है। हम लोग मूत्र को सीरियसली लेते हैं। मैं जो कह रहा था, हम लोग बीएमएस के कॉलेज में आयुर्वेद नहीं पढ़ते, हम आयुर्वेद के उन टुकड़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो मॉडर्न के साथ मेल खाते हैं। सो वी गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू किडनी। अरे यस, किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यस यूरिन का फंक्शन है वाटर कंपोनेंट को मेंटेन करना, यस, लेकिन मूत्र स्वेदाभ्याम और सबसे बाहरी जो त्वचा है उसको आचार्य चरक उदक धरा कह रहे हैं। सो आयुर्वेद का वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन अगर किसी को समझना है तो उसको सिर्फ एड्रिनल्स, सिर्फ किडनी और सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ये करके नहीं चलना होगा। उसके शरीर में पक्वाशय में भी आएगा, उसके शरीर में मूत्र तो आएगा, मूत्र आप लोग जरूर पकड़ोगे, यूरिनरी ब्लैडर ये वो वगैरह वगैरह, आयुर्वेदिक मूत्रोत्पत्ति भी देखोगे, वो अगेन पक्वाशय में है। और साथ ही में देखना पड़ेगा स्वेद व स्रोतस, और ये स्वेद आनंद स्रोतस हम लोमकूपम है, ये लोमकूपों का काम है कि क्लेद का धारण करना, और जो सबसे बाह्य त्वचा है उसका काम है उदक धारा। दॅट्स वाय किडनी फेल्युअर में भी एक टिपिकल पेशंटचा रोगशास्त्र असं रुक्षता आणि कंडू, डायबेटिक असतो, क्रिएटिनिन वाढलेलं असतं, युरिया वाढलेला असतो, दम लागत असतो, HB5-6 झालेलं असतं, त्यावेळेस स्किनवरती एक टिपिकल तो एक ड्रायनेस बघायला मिळतो आपल्याला। सो उदक धरा जो है, पहली जो लेयर है आचार्य चरक ने बताई है, वो उदक धरा बताई है। आपलं आता हे झालं तर चरक शरीर हे काढणं, त्वचा कुठं आलं तरी चरक शरीर 7, हाँ। सो ये पहली लेयर है अवभासिनी, जो आचार्य सुश्रुत अवभासिनी कहते हैं, उसी को आचार्य चरक उदक धरा कहते हैं। फिर दूसरी कहते हैं लोहिता। अब इसको स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, पैपिलर लेयर, रेटिकुलर लेयर, ये सब कुछ आप लोग याद करो तो आपको हल्का हल्का हो सकता है एमडी को एडमिशन मिल जाए, ओके। लेकिन उसका इसेंस अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले वाली अवभासिनी है, उसमें सिद्धमा और पद्मकंटक ये दो व्याधियों का ये अधिष्ठान है। सिद्धमा आपण इथे झालेलं बघतो, त्याला एक साधारण दशमुळाचा काढा लिंबू लावून लावणं, एवढ्याने सुद्धा तो बऱ्यापैकी वेळा खूप चांगला कव्हर होतो आरोग्यवर्धिनी, कारण तो सगळ्यात बाहेरच्या लेअरचा व्याधी आहे। त्यामुळे सिद्धमा हा कंपॅरेटिव्हली ट्रीटमेंट करायला इझी पडतो। ट्रीटमेंटविषयी सरही बोलणार आहेत, प्रयाग सेटिया आहे, हरीशही दिवसभर तुमच्याबरोबर असणारच आहे, त्यामुळे त्याच्यात मी जास्ती पडत नाही। पण सिद्धमा हा चिकित्सा करायला सोपा काय, कारण तो बाहेरचा आहे। सिद्धमा आणि पद्मकंटकचं अधिष्ठान त्यांनी अवभासिनी सांगितलेलं आहे। त्याच्यानंतर दुसरा आहे लोहिता। लोहिता ही चरकाने नाही सांगितली, आय गेस कुठे आहेत सप्तत्वच्या, हां हां, द्वितीय तू अश्रुकधरा। सुश्रुताने त्याला लोहिता म्हटलंय, चरकाने त्याला अश्रुकधरा म्हटलंय। त्यामुळे चरक आणि सुश्रुत या दोघांचं एकमत झालेलं आहे असं या ठिकाणी दिसतं, कारण लोहिता आणि अश्रुकधरा। कारण चरकाचार्य हा एक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ आहे आणि सुश्रुता हा एक सर्जरी प्रधान ग्रंथ आहे असं आपल्याला शिकवलं गेलं, कारण तिकडे MBBSच्या 3rd इयरमध्ये मेडिसिन आणि सर्जरी असतं, म्हणून त्याला आपलं सगळं इक्वल पाहिजे ना, आलं का लक्षात? म्हणून हे एक आपल्याला असं बिंबवलं गेलं आपल्यावरती की चरक संहिता हा काय चिकित्सकांचा ग्रंथ आहे आणि सुश्रुत संहिता हा ह्यांचा ग्रंथ आहे, असं अजिबात नाही आहे। वाघभटाचे जे गण आहेत शोधनादी गणसंग्रहातले, ते कुठून आलेत? सुश्रुतातून आलेत। सुश्रुताचे गण वाचून बघा मिश्रकाध्यायामध्ये, सुश्रुताचं अन्नस्वरूप विज्ञानी वाचून बघा, जे महाकल्याण गुरुत तुम्हाला इकडं वाघभटात उन्मादात मिळतं ते तिकडं तुम्हाला ज्वरात मिळेल। सुश्रुत हा शल्यचिकित्सेचा ग्रंथ आहे हे म्हणणं म्हणजे आपली जी इंडियन मेंटॅलिटी आहे ना, की ज्याला फक्त ब्लॅक अँड व्हाईटच दिसतं, काही मध्ये ग्रे शेड्स असू शकतात, ही आपण 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 काय विषयांतर वगैरे नको करायला, किंवा नाही 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 हे विषयांतर नाही, नाही हे विषयांतर नाही, नाही ह्याला रेकॉर्डिंग झालेलं मी घाबरत नाही, परंतु म्हणजे काय आपण इंडियन मेंटॅलिटी जी आहे ना ती आपण मधल्या ग्रे शेड्स आपण अजिबात समजून घेत नाही। म्हणजे आपण आपले TV चॅनल्स पण मोदी या राहुल,
किंवा ते लहानपणी आपण ते मराठी चित्रपट आम्ही बघायचो. आता तरी तुम्ही यूट्यूब वगैरे पण नेटफ्लिक्स बघत लहानाचे मोठे होता. आम्हाला ते एकच शनिवार रविवारी फक्त 2 पिक्चर असायचे दूरदर्शनवरती. कुठले तरी ती काय धाकटी जाऊ थोरली जाऊ वगैरे पिक्चर असायचे. त्यात ती एक जाऊ म्हणजे एकदमच म्हणजे काय ती बॅडमिंटन खेळणार, सिगरेट ओढणार, पैसे उधळणार, एक म्हणजे अगदी सासू सासऱ्यांचे पाय दाबणार, हे करणार ते करणार. असं नसतं ना, असं नसतं ना. हां, माणसं ग्रे आणि ब्लॅक आणि व्हाईटच्या मध्ये भरपूर शेड्स असतात, त्याच्यामध्ये माणसं असतात. पण आपल्याला हे जे सरसकटीकरण करायची जी काही सवय लागली आहे ना, हे म्हणजे हे आणि ते म्हणजे ते असं कन्क्लूड करायची जी काही घाई आहे आपल्याला, मोदी या राहुल ही जी काही आपली घाई आहे, तर त्या घाईमध्ये आपण चरक हा काय चिकित्सकांचा ग्रंथ आहे आणि सुश्रुत हा यांचा ग्रंथ आहे असं म्हटलेलं आहे. असं अजिबात नाही. सुश्रुताची चिकित्सा वाचायची राहून जाते बाबांनो. हे शब्द गाडगीळ सरांचे आहेत, माझे नाही. जो आयुर्वेदातला आत्ता कोलटकर सरांच्या पश्चात स्टालवर्ट आहेत त्यांचे हे शब्द आहेत. तुम्ही सुश्रुताचं चिकित्सास्थान वाचा तेव्हा तुम्हाला कळेल. त्याच्यात यक्ष्म्यात एक एलादिकृत आलं आहे. परवाच मी माझे वैद्यमित्र संतोष देशमुख मुंबईला प्रॅक्टिस करतात त्यांच्याशी गप्पा मारत होतो. काय 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 तर तो म्हणाला हे मी कॅन्सरमध्ये वापरतो की जे सुश्रुतात यक्ष्म्यात आलेलं आहे एलादिकृत. मी पण ते एका पेशंटसाठी बनवलं होतं, वापरलं होतं. चरकात नाहीच आहे ते. सो सुश्रुतात सुद्धा चिकित्सा आहे आणि ती चिकित्सास्थान सोडून उत्तरतंत्रात ती ENT सांगून झाल्यानंतरचे शेवटचे 10-12 अध्याय पण आहे. ओके, सुश्रुतात दिनचर्या शेवटी आहे. MD संहिता माणूस आहे आपल्याकडं. सो बाबांनो, असं हे सरसकटीकरण आहे. हे मोदी या राहुल आहे की बाबा काय चिकित्सा का, तर ते गटार ते बंद करा, ते आज तक काय झी न्यूज वगैरे वगैरे. तर तसं नसतं, हे और हे असं नसतं. सो चरक ऑल वॉट आय मीन टू से, मी थोडंसं चिमटा घेतला अश्रुकधारावरून. लोहितामध्ये तिलकालक, नेच्छ आणि व्यंग असं सुश्रुताने व्याधी सांगितलेले. तिलकालक तीळ आहे, नेच्छ आणि व्यंग व्याधी तुमचे होणारच आहेत. इथं चरकाने व्याधी नाही आहेत सांगितलेले आय गेस. द्वितीयाला व्याधी नाहीत सांगितले, त्यांनी तृतीयाला सांगितलेत सिद्धम किलास संभव अधिष्ठाना. आता तिसऱ्याचं त्यांनी नामकरण नाही करत बसला. बारसं केलंच पाहिजे असं नाही. आपल्याला प्रॉब्लेम काय आपल्याला म्हणजे मी सकाळी एक वाक्य बोललो, तुम्हाला त्या वाक्याचा अर्थ किती कळला मला माहीत नाही. आयडेंटिफाय द पॅटर्न्स, नॉट नेसेसरी यू शुड बी एबल टू नॉमेनक्लेट इट. सो हे जे चरक जे म्हणतात ना की बाबा नाही सर्व विकारणाम नामम असते ध्रुवस्थिती, तर त्याला तुम्ही नाव देऊच शकला पाहिजे असं काय नाही. आता चरकाचार्यांनी तिसरा व्याधी ज्याच्यात हे 3 व्याधी होतात तो म्हणजे तिसरा त्वचाचा आहे लेअर असं सांगितलं. नावच दिलं म्हणजे काही होतं असं नाही. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे आता डायग्नोसिस, तुम्ही कोविडचं डायग्नोसिस बघा, म्हणजे RT-PCR एका लिमिटपर्यंत त्यांनी डायग्नोस्टिक्समध्ये ठेवली. नंतर डेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये, आपल्याकडे नाही, पण ते कंपल्सरी HRCT करतात सगळ्यांचा आणि HRCTवरून ठरवतात की कोविड आहे की नाही. हे मला ज्या दिवशी कळलं ना त्या दिवशी जगात सगळ्यात आनंदी मनुष्य मी होतो. कारण ते चरकाचं सूत्र फॉलो करतायत. नाही सर्व विकारांना नावम अस्ति ध्रुवस्थिती. तुम्ही नवीन विकार कसे समजा, काय त्याचं सांगितलेलं आहे, अधिष्ठान, हेतुविशेष आणि तिसरं हे. सो अधिष्ठान कुठे आहे त्याचं, कुठल्या अवयवात आजार झाला आहे ते अधिष्ठान बघा, हेतुविशेष कुठल्या कारणातून उत्पन्न झाला हे बघा, आणि तिसरी गोष्ट आहे. हे 3 गोष्टी समजल्या की तुम्ही अनुक्त व्याधींची चिकित्सा करू शकाल. जी लोक जून, मे, एप्रिल, मार्च, एप्रिल, मे, जून व्हायरस पकडून बसली होती, 30 लोक गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, नाही आम्ही चेस्टचा HRCT करतो US मध्ये. HRCT इज हाय रिझोल्युशन CT स्कॅन, आणि जर त्याचा स्कोर एवढा एवढा असेल तरच आम्ही त्याला पॉझिटिव्ह धरतो. हे म्हणजे काय, म्हणजे तुम्ही अवयवाला महत्त्व देताय. म्हणजे आत्तापर्यंत तुम्ही हेतूला महत्त्व देत होता, RT-PCR करत होता, आता तुम्ही HRCT स्कोअर जर काय नसेल तर आम्ही त्याला हे धरत नाही. असं इंडियात नाही आहे. माझं स्वतःचं कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह होती, HRCT रिपोर्ट 0 होता, लंग डॅमेज 0, तो जो स्कोअर असतो 25 पैकी कितीतरी, पण कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह होती. सो अधिष्ठान काय आहे, हेतू कोणता आहे, मॅनिफेस्टेशन काय आहे, हे झालं की झालं. त्याला तुम्ही काहीतरी नॉमेनक्लेटच केलं पाहिजे असं काही नाही आहे. सो इथं चरकाचार्य त्वचेला नॉमेनक्लेट करत बसलेले नाही आहेत. ते म्हणतात तृतीया सिद्धम किला असं संभव. किला असं म्हणजे काय बाबांनो, आता हा चरकाचा सिद्धम आहे बरं का. चरकाचा सिद्धम वेगळा आहे सुश्रुताच्या सिद्धमापेक्षा.
आपण व्यवहारात ज्याला सिद्म म्हणतो तो सुश्रुताचाच सिद्म असतो, जो वाग्भटाने क्षुद्ररोगात टाकला आहे. चरकाचा सिद्म थोडा वेगळा आहे. तर सिद्म किलास परत तुम्हाला माहिती आहे काय, श्वित्र, वातज पित्तज कफज, रक्त मांस मेद, मेधाचं असेल तर पांढरं, अदरवाईज तांबूस किंवा अरुण. वाग्भट निधन सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. सो तो व्याधी होण्याची जी ठिकाण आहे ती तिसरी लेअर आहे. सुश्रुतानुसार तिसरी श्वेता आहे, त्याच्यामध्ये चर्मदल, अजगल्ली, मशक हे पुन्हा तिन्ही क्षुद्ररोगांच्याच अंडर येतील, रोग तुमचे होणारच आहेत. नंतर चौथी ताम्रा आहे. सुश्रुत त्याच्यात म्हणतो विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठान. कुष्ठाचं इन जनरल अधिष्ठान हे चौथ्या लेअरच्या त्वचेमध्ये होतं. हे सप्त त्वचांवरती काय काय कॉलेजेसमध्ये एमडीचे थिसिस बिसिस झालेत बरं का, आणि ते काय ते सेपरेट करण्याचे प्रयत्न वगैरे वगैरे झालेले आहेत. तर तसे त्यांना मिळालेले आहेत त्या लोकांना. चतुर्थी दद्रुकुष्ठ. सो इथं पण दोघांचं एक मत आहे, कुष्ठ म्हणून जनरलाइज जे काय घडतं ते चौथ्या लेअरमध्ये घडतं. याचं चिकित्सेत काय 4 आठवडे वगैरे औषध दिलं पाहिजे, त्याशिवाय अनुपशय धरायचं नाही वगैरे वगैरे असं काही ॲप्लिकेशनसुद्धा खरं काढता येईल. कारण चरक आणि सुश्रुत हे दोघंही जण चौथ्या त्वचेमध्ये गेल्यानंतर होणाऱ्या व्याधींमध्ये कुष्ठ हा शब्द कॉमन शब्द वापरतायत. पाचवी आहे वेदिनी. कुष्ठ आणि विसर्पाचा अधिष्ठान. म्हणजे बघा, विसर्प हा थोडासा अभ्यंतर आहे कुष्ठापेक्षा, आतल्या त्वचेमध्ये होणार आहे. विसर्प म्हणजे काय बाबांनो, तर विसर्प म्हणजे हार्पिस. हा एक आपल्याकडचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे वातदोष म्हणजे काय, नर्वस सिस्टीम, पित्तदोष म्हणजे बाईल वगैरे, तर हे डेंजरस आहे. तर ह्यानुसारच लोक उत्तर देतात की विसर्प म्हणजे हार्पिस. असं नाही, बाह्य विसर्प आणि आभ्यंतर विसर्प आहे. आभ्यंतर विसर्पाची लक्षणं बघा, मग तुम्हाला कळेल आभ्यंतर विसर्प म्हणजे काय आहे. रादर कळणार नाही, कारण त्याच्या आजारांमध्ये, त्याच्या लक्षणांमध्ये मर्मच्छेद, मर्मांच्या ठिकाणी विकार होतात, मरतो असं दिलंय. सो काही वैद्यांच्या मते आभ्यंतर विसर्प म्हणजे कॅन्सर. कारण विसर्पण होणं, इथून तिथं जाणं, ही फेनॉमेनॉन आपल्याला फक्त हार्पिसमध्येच दिसते. पण ग्रंथकर्त्यांनी क्लिअर कट बाह्य विसर्प आणि आभ्यंतर विसर्प हे वेगळे सांगितलेत. म्हणजे आत एक सिस्टेमिक इलनेस पण होऊ शकतो की ज्याचं कार्डिनल सिम्पटम विसर्पणशीलत्व आहे. ते कशात आहे, मेटास्टेसिस होणं कॅन्सरचा स्वभाव आहे. सो विसर्प म्हणजे फक्त हे नाही. आणि विसर्प आणि कुष्ठ होण्याची जी त्वचा आहे ती कुष्ठापेक्षा आतली आहे, आणि ती आहे पाचवी म्हणजे वेदिनी. चरकाचार्य काय म्हणतात बघूया. चरकाचार्य म्हणतात अलजी विद्रधी. ठीक आहे, आणि विद्रधी या ठिकाणी पकडलेला आहे. विद्रधी सुद्धा खूप महत्त्वाचा व्याधी आहे बरं का. विद्रधी फक्त स्किनमध्ये होतो असं नाही, आभ्यंतर विद्रधी कुठं कुठं होतात आणि त्याची लक्षणं काय काय आहेत हे विद्रधी निदान वाग्भटातून बघून घ्या. मग तुम्हाला सिस्टेमिक इलनेसेसकडे थोडं वेगळ्या अँगलने बघायची सवय लागेल. सहावी आहे अपची अर्बुद श्लीपोद गलगंड. आता इथं तर अर्बुद आला सेकंड लाईन 6th लेवलच्या ह्याच्यामध्ये, किंवा गलगंड आला म्हणजे आता इथं सिस्टेमिक असणाऱ्या गोष्टी सुरू झाले. इथं सहावी काय आहे बघूयात. षष्ठी तू यस्याम छिन्नायाम ताम्यती अंध इव तमहा प्रविशयती च अपि अधिष्ठायाम आरुषी जायन्ते पर्वसु कृष्णरक्तानि स्थूलमूलानि दुश्चिकित्सतमानि भवन्ति इति षट्त्वचा. सो ही जी सहावी आहे ती आहे की जिच्यावरती आघात झाल्यानंतर तमप्रविशती म्हणजे आंधळा नाही आहे, त्याचा अर्थ डोळ्यापुढं अंधारी येते म्हणजे पेशंट सिंकोपमध्ये जाईल अशा लेवलचं, ज्या ठिकाणी न्यूरो पण त्या ठिकाणी एंडिंग्स आणि सगळ्या गोष्टी आहेत, ती ही गोष्ट आहे. आणि त्या ठिकाणीच आरुषी निर्माण होतात. आरुषी ह्या तुम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये आलेल्या आहेत. स्मॉल जॉईंट्स, स्मॉल बोनच्या जॉईंट्समध्ये वृद्धी होणं, मज्जा वृद्धीची लक्षणं तुम्हाला माहिती आहेत. पर्वसु कृष्ण रक्तानी स्थूल मुलानी. सो हे जे काही पर्व आहेत हे काळसर होतात आणि थोडेसे स्थूल होतात. सो पेशंट सांगतो इथं जरा सुजल्यासारखं वाटतंय. सो मज्जा प्रदोष आणि वातरक्ताशी संबंधित ती घटना असते आणि ही त्या ठिकाणी 6व्या त्वचेमध्ये घडती आहे. सुश्रुतामध्ये मात्र 6वी आणि 7वी आहे रोहिणी आणि मांसधरा. रोहिणी आपण आत्ता बघितली, अपची अर्बुद श्लीपद गंडमाला, आणि शेवटची एक राहते ती म्हणजे मांसधारा. म्हणजे आता इथं त्वचा संपली, त्याला ते डर्मिस, इपिडर्मिस, कोणत्या लेअरला डर्मिसमध्ये किती, इपिडर्मिसमध्ये किती, तो सगळा अॅनाटॉमीचा भाग आहे. तो MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघून घ्या त्या वेळच्या गरजेनुसार. पण शेवटची जी आहे ती मांसधारा आहे आणि तिचं अधिष्ठान आहे भगंदर, विद्रधी आणि आर्ष.
अर्श हा जो व्याधी आहे तो फक्त सेंटिनल टॅग नाही आहे, तो फक्त बाहेरचा नाही आहे, तो मांसधरा नावाची जी सगळ्यात आतली आहे तिचा आहे. त्याच्यामुळं अर्श हा मांसप्रदोषज एक महत्त्वाचा विकार आहे. आणि मांसप्रदोषज विकारांची सामान्य चिकित्सा तुम्हाला त्वचेमध्ये बऱ्याच वेळेला उपयोगी पडते. त्यामुळं अर्शाची जी चिकित्सा आहे, अर्शाचं निदान मी आज सकाळी बोललो तुम्हाला, चरकात अर्शाच्या निदानामध्ये 55 वायू धरलेला आहे. 5 वायू अर्शाचे हे आहेत. कारण तुम्ही अर्शाची लक्षणं काढून बघा, त्याच्यात श्रम आहे, क्लम आहे, युरिनमध्ये स्टोन होणं आहे, कानात दडे बसणं आहे, आंधळेपणा आहे, नाकातली सर्दी आहे, खोकला आहे, ही सगळी अर्शाची रूप आहेत. त्याचं कारण तुम्हाला चरक अर्श चिकित्सेमध्ये मिळेल की त्या ठिकाणी 5 वायू त्या ठिकाणी त्यांनी अर्शामध्ये दृष्टी धरलेली आहे. आणि ही जी सगळ्यात आतली जी लेअर आहे ती साक्षात मांसधरा आहे. इथं आता मांसाचा संबंध आहे, मांसधरा कला पण आहे आणि मग तिथं मांसमर्म येतील, गुदासारखं मर्म येईल किंवा मांसमर्म जी काय आहेत त्या सगळ्या मर्मांचा संबंध येईल आणि मांस धातूचा तिथं संबंध येईल. आणि त्या अर्थाने मांसवानं स्रोतसम स्नायू मूलम त्वक्ष. आपण सगळी बघितलं की स्नायू हे झाकायचं काम करतायत, त्वचा ही ओव्हरऑल सगळंच झाकते. हे जे काय प्रीडन जीवन लेपोच्या साधर्म्याने स्नायू आणि त्वचा एकत्र जरी आलेले असले तरी मांसाची पुन्हा फिजिओलॉजी वेगळी आहे, स्किनची पुन्हा फिजिओलॉजी वेगळी आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक क्रॉसटॉकही आहे, निश्चितपणे आहे, कारण त्या दोन्हींचं मिळून स्रोतच एकच आहे. सो या हिशोबाने 7 त्वचा ग्रंथकर्त्यांनी दिलेल्या आहेत. थोडंसं मी पण म्हटलं जरा आपलंही काहीतरी अभ्यास होईल त्या निमित्ताने, असं म्हणून एक आता त्वक शरीरावरती बोलायचं आहे तर थोडंसं ग्रंथांमधून काही गोष्टी बघायचा प्रयत्न केला. तर वर्ण चांगला होणं हे कशावरती डिपेंड आहे. आपण सकाळीच बघितलं की वर्ण मी तुम्हाला सगळ्यात सुरुवात पांडूने केली. मला त्वक शरीर शिकवायला सांगितलं आहे, पण मी अवभासिनी श्वेता लोहितात अमर नाही म्हटलं. मी तुम्हाला एवढंच सांगितलं की पांडुरका वर्ण होणं, कुष्ठ तर तुम्ही धरणारच आहात, परंतु पांडूमध्ये पांडुरका वर्ण होणं हे ज्या व्याधीवरून तुम्ही नामकरण आहे त्याची संप्राप्तीच ही आहे की त्वक आणि मांस ह्याच्यामध्ये दोष जात आहेत. आणि त्याच्यातली सगळी सिम्टम्स ही सार्वदेहिक सिम्टम्स आहेत. त्याच्यामध्ये वर्णही बिगड़तोय, पाल्पिटेशन भी आ रहा है, ज्वरही वो फीलिंग भी है, सांस भी फूल रही है, पाल्पिटेशन है, फिर कान में टिनिटस है, पांडु के ढेर सारे सिम्टम्स हैं. सो वर्ण कहाँ पर बिगड़ता है, वर्ण कौन कौन सी औषधियों से ठीक होता है, वर्ण बिगड़ना किन किन व्याधियों में लक्षण स्वरूप आया है, इसका मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें कंपाइल करके थोड़ा सा सामने रख के मैं बात कर पाऊँगा. इसलिए वर्णनाश ये शब्द ग्रंथ में सिर्फ एक बार आया है. उसका कारण बोला है अध्व. अध्व यानी कि जर्नी. सो जर्नी एक बहुत बड़ा कारण बोला है. आचार्य सुश्रुत में अगर आप लोग शोष का निदान देखते हो तो अध्वज शोष अलग से बताया है. सो कुछ वैद्य इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि पुराने ज़माने में ट्रैवलिंग के कन्वीनियंसेस नहीं थे, तो यहाँ से मुंबई जाना है. अभी देखो महाराष्ट्र नाम का स्टेट 1960 में बना. पुणे कोल्हापुर हाईवे हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है. पुणे मुंबई हाईवे एक ज़माने में नहीं था. जब मधुगिनी सर की मुंबई की दादर की प्रैक्टिस रहती थी तो हम लोग पुणे से निकलते थे शाम को 5 बजे, तब जाके रात को 10 बजे पनवेल पहुंच पाते थे. फिर पनवेल में किसी होटल में रह के दूसरे दिन बड़ी सुबह 6 बजे उठ के, जब मुंबई में उड्डान पुल फ्लाईओवर्स नहीं थे उस ज़माने की बात, तब जाके दादर 10 बजे पहुंच पाते थे. सो ये सीन अगर पिछले 20 साल पहले का है तो 100 साल पहले क्या होता होगा. सो कुछ वैद्यों का कथन है कि पहले ट्रैवलिंग अच्छा नहीं था, इसलिए लोग घोड़े पे इस पे उस पे वगैरह ट्रॅव्हल करते थे. गरीब आदमी तो पैदल ही चरकाच्या अग्रसंग्रहामध्ये सांगतात. काय सांगतात, एक आपण उदाहरण घेऊयात की त्या अग्रसंग्रहातलं एखादं सूत्र घेऊयात. काय बाबा, नाही अन्नवृत्तीकरण खूपच दुसरीकडे जाईल तो टॉपिक. हे काय ते गायनाकमध्ये काय आलंय, गर्भ कॅरी करण्यासाठी मन सुप्रसन्नत्व, मनाचं प्रसन्नत्व, काय सौमनस्यम गर्भधारणा. सौमनस्यम गर्भधारणानं तुमच्या आयुर्वेदात आलंय, रिसर्च करून दाखवा. आयुर्वेदातली प्रत्येक गोष्ट रिसर्च करून दाखवणं शक्य नाही. ग्रंथ आपल्यासाठी आप्त आहेत, परंतु खोळ्यासारखं 50,000 वर्ष 50 वर्षापूर्वीच सगळं भारी होतं, 100 वर्षापूर्वीच सगळं भारी होतं असंही समजायचं काही कारण नाही.
काळाबरोबर कित्येक चांगल्या गोष्टी पण झाल्यात, आणि प्रत्येक आयुर्वेदातली गोष्ट सिद्धच करून दाखवा असा अट्टहास करणं हा पण मूर्खपणा. तुम्ही काय सिद्ध करणार? सौमनस्यम गर्भधारणानम श्रेष्ठा, या एका सूत्रातून 100 हायपोथेसिस जनरेट होतील. सौमनस्य चांगलं असेल तर एक्टोडर्म चांगलं वाढेल, एंडोमेट्रियम चांगलं वाढेल, आणि एंडोमेट्रियम चांगलं वाढल्यामुळं प्रेग्नन्सी राहील. हा एक हायपोथेसिस. सौमनस्य चांगलं असेल तर फॉलिकल चांगलं ग्रो होईल. दुसरा हायपोथेसिस, सौमनस्य चांगलं असेल तर फॉलिकल चांगलं ग्रो होईल, फॉलिकल रप्चर होईल. सौमनस्य चांगलं असेल तर फॅलोपाईन ट्यूब्स ओपन राहतील. साधी गोष्ट आहे रे, साधी गोष्ट आहे. लक्षात घ्या. फॅलोपाईन ट्यूब ब्लॉकेज, थोडं विषयांतर होते पण होऊ दे. फॅलोपाईन ट्यूब ब्लॉकेज म्हटलं की आपली सिस्टीम लगेच सुरू होती. मोदी वर्सेस राहुल. फॅलोपाईन ट्यूब ब्लॉकेज म्हटलं की अमित चंद्रप्रभा, कांचना गुगुळ, छेदन, भेदन, लेखन, क्षार तेल घेणार त्या नासा रोगातलं आणि त्याचं उत्तर बस्ती ठोकणार. अरे क्षार तेल आलंय कुठं? नासा रोगामध्ये. कशासाठी आलंय? नासारशासाठी आलंय. शुक्रवह स्रोतसाचा दृष्टी हेतू चरकाचार्य सांगतात. शस्त्रक्षाराग्नी कर्मभी. तुम्ही पेशंटचं केस टेकिंग केलं नाही, आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून पेशंटला बघितलेलं नाही. तुम्हाला फक्त एवढं माहिती आहे की काहीतरी ट्यूब आहे, तिथून पुढं तो जो काय डाय पुश केला होता एक्सरेच्या वेळेसचा तो जाऊ शकला नाही. ब्लॉक आहे म्हटलं की आम्ही कांचना गुगुळ, छेदन, भेदन, लेखनीय गण, क्षार तेलाचं उत्तर बसते. तो ब्लॉक कशामुळे आहे? ब्लॉक वातानी असू शकेल, पित्तानी असू शकेल, कफनी असू शकेल. दॅट इज दोष धातू मला मुलामी शरीर. वातानी स्पाझम येईल, वातानी ती फॅलोपाईन ट्यूब शुष्क होऊन पडेल. शुष्क होऊन पडली तरी क्लोज होईल ना. हे मी फक्त फॅलोपाईन ट्यूबचं बोलत नाही आहे, बॉडीतल्या सगळ्या स्रोतसांचं बोलतोय. सगळी स्रोतसं प्राकृत प्रमाणात डायलेट राहण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काहीतरी ते जे काही स्मूथ मसलचं लाइनिंग असणार आहे त्या ट्युब्युलर स्ट्रक्चरमध्ये, मे इट बी युरेटर, मे इट बी करोनरी आर्टरी, मे इट बी फैलोपियन ट्यूब, मे इट बी करोनरी आर्टरी, मे इट बी फैलोपियन ट्यूब, मे इट बी एनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसमें जो स्मूथ मसल्स है वो माउस का बल का संबंध है रे. बल अगर प्रॉपर होगा तो वो उनकी आप मसल, आप लोग फिजियोलॉजी अगर पढ़ोगे, हाइपोटोनिया, हाइपरटोनिया मसल एग्जामिनेशन में पढ़ाया जाता है. कनिंगहैम्स की हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स में दिया है. हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया मसल एक, व्हेन आई एम टॉकिंग इट लुक्स दैट आई एम एट रेस्ट बट नो, माय मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू अ फिजियोलॉजिकल लिमिट. उससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्टेड कंटिन्यूअसली रहेंगे तो वो हाइपरटोनिया हो गया, और उतना भी कॉन्ट्रैक्शन में नहीं ले पा रहा हूं तो वो हाइपोटोनिया ऑफ मसल्स हो गया. सो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है. कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके नाक की हड्डी से लेकर हर जगह कोई भी चैनल ब्लॉक है बोले तो अपने को कांचना गुगुल, छेदन, भेदन, लेखन याद आ जाता है. लेकिन हर चीज का वातज पित्तज कफज क्लासिफिकेशन किए बिना वो चीज आयुर्वेदिक नहीं है. Unless or until you don't classify it into वातज पित्तज कफज, you are not able to. वरना फिर क्या है, फिर ब्लॉकेज के लिए वो लोग सर्जरी करते हैं, आप लोग क्षार का उत्तर बस देते हो. ब्लॉकेज उनका भी डायग्नोसिस होता है, आपका भी होता है. वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सूख के भी तो सिकुड़ सकता है. वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली कफ के उपलेपन के कारण भी तो पैक हो सकता है. आप क्षार तेल का उत्तर बस्ती जरूर यूज कीजिए, प्रोवाइडेड योर आयुर्वेदिक केस टेकिंग comes to the conclusion that yes, this is संतर्पणोत्त and there is need of लेखन द्रव्याज. जरूर इस्तेमाल करिए. पण तुमची पेशंट 35 किलोची है, अपतर्पणोत्त ती लेडी है, और आप उसमें क्षार तेल का उत्तर बस्ती डाल रहे हो. सो हम थोड़ा सा ये इसमें थोड़े से चले गए. हमारी बात ये चल रही थी कि आयुर्वेद के हर चीज रिसर्च करके प्रूव करने जाएंगे तो हजारों साल लगेंगे, क्योंकि एक सूत्र से 100 हाइपोथेसिस निकल सकते हैं, क्योंकि उसके अर्थ किती गंमत येऊ शकते. पुढे जाऊन तोच रेफरन्स असा दिलेला आहे की मध्य सौमनस्य कराणाम श्रेष्ठ. हां, म्हणजे आता a + b b c पकडला आपण. सौमनस्य करणात मध्य श्रेष्ठ आहे और सौमनस्य कर गर्भधारणाम श्रेष्ठ है. गर्भधारण श्रेष्ठ आहे. दारू पिऊन मैथून केलं तर गर्भधारणा होणार.
उसमें आगे परिभाषा है, उसमें आगे का खेल आता है परिभाषा का। उन्होंने गणित का खेल बोला A+B का, सबसे बड़ा खेल है परिभाषा का। ग्रंथकर्ता जब कहते हैं मध्य सौमनस्य जन नाम श्रेष्ठ है, आप जो पी रहे हो स्कॉच, क्या उसे मध्य कहा जा सकता है? क्या बात है, ये आगे की बात है, क्योंकि आप जो पी रहे हो उससे आगे जाके अगर लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो ग्रंथों में तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि मद्य पीने के बाद में लीवर सिरोसिस होता है। When I was doing my 3rd year BMS, एक संस्था है मेलघाट मित्र करके, तो मेलघाट में उस वक्त बाल मृत्यू बहुत सारे होते थे, बाल मृत्यूचं प्रमाण खूप आहे, तर एक मेळघाट मित्र नावाची संघटना काम करते। तर तिथे गावामध्ये अंगणवाडी असते, ती एक आशा सेविका असते, ते जे काय गव्हर्नमेंटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर येते आणि कम्युनिकेशन सगळे बोंबाबोंब आहे, रस्ते वगैरे काय नाहीत, आणि तिथं बालमृत्यू पावसाळ्यात मॅक्झिमम होतात। तर ती संघटनेचे काय कार्यकर्ते करतात, ते फक्त त्या गावात जाऊन 10 दिवस राहायचं, पोलांना ते न्यूट्रिशन मिळतंय ना बघायचं, त्यांना ते काय अंगणवाडी सेविका तिचं ती काम करते, ते बनवून ते पोरांना खायला देते, पण ती देते ना हे तिच्या डोक्यावरती बसून बघायचं, आपला रिपोर्ट बनवायचा, आणि काय कुठल्या बच्चूला जर का शिफ्ट करायचं असेल तर स्वतः फिजिकली सगळं ते प्रयोग करायचे। तर मी त्याचा 2 वर्ष सदस्य होतो। सो 10 years हम लोग परतवाडा करके एक प्लेस है, कोणी तिकडचं असेल त्याला माहिती असेल। सो परतवाड्याला आम्ही उतरायचो, पुण्यातून निघालेली एस टी परतवाड्याला जायची, मग तिथून दुसरी एस टी पकडायची, ती ॲक्च्युली आमचा बेस कॅम्प होता तिथं जायची, आणि मग बेस कॅम्पला गेल्यानंतर तिथं मुक्काम, कारण दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला अख्खा दिवस लागायचा तुमच्या गावात जिथं अलॉटमेंट आहे तिथं चालत जायला, आणि मग तुम्ही रिलीव्ह करायचं, आणि तो इकडे येणार, आणि मग तुम्ही पुढे 10 days ड्युटी करायची। ते वाघाचे पंजे सगळे बघायला मिळाले सगळं। तर तिथं जेव्हा मी बेस कॅम्पला रिटर्न आलो ड्युटी करून, आणि दुसऱ्या दिवशी मला जायचं होतं, त्या रात्री मला तिथल्या PHCच्या मेडिकल ऑफिसरनी बोलवलं म्हणून पिऊन आला। वो पियून आ गया, वो बोला कि ये जो अभी जो बच्चे आए हैं कुछ सिम्बायोसिस के लॉ के थे, कुछ फर्ग्यूसन कॉलेज के थे, मैं BMS वाला था। तो वो पियून आ गया और वो बोला कि मेडिकल ऑफिसर ने बोला है कुछ तो BMS करने वाला लड़का आया है, उसको बुलाओ। मैं गया उस मेडिकल ऑफिसर को मिलने, वो बोला मेरे को एक क्वेश्चन है, वो उसका आंसर करो। मैं बोला अभी मैं 3rd year में हूँ, मैं क्या आंसर करेगा, लेकिन फिर भी आप पूछो तो सही। वो बोले यहाँ पे 7-8 उम्र से मरते दम तक सब लोग दारू पीते हैं, पोरगं 7-8 वर्षाचं झालं की ते प्यायला लागतं, ते मरेपर्यंत। दारू कुठली? मोहाची। ती कशी बनवतात हे आम्ही चालत जेव्हा मेळघाटात जायचो तेव्हा जाताना कुठेतरी प्रयोग चालू असायचाच। मोहाची फुलं आणि त्या फुलांचं कंडेन्सेशन करून दारू, त्याला सिडू असं म्हणतात, सिडू। आणि ती सिडू 7-8 वर्षाच्या पोरापासून मरेपर्यंत सगळेजण होतात। तो मेडिकल ऑफिसर मला म्हणाला मी 20 वर्ष इथं आहे, लोक इथून बदली करून घेतात, पण मला लोकांची सेवा करायची म्हणून मी इथंच थांबू नये। मी सगळे आजार बघितले पण मी लिव्हर सिरोसिसची एक पण केस नहीं बघितली। मैंने इतने सारे, मैं 20 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे हर आदमी 7-8 साल के बाद मरते दम तक दारू पीता है, सिडू पीता है जो महुए के फूल से बनती है। मैंने जिंदगी में एक भी लिवर सिरोसिस का केस नहीं देखा। सो जो आप इंडस्ट्री के प्लांट में बनाते हो उसे स्कॉच जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या उसे मद्य कहा जाए या फिर उसे विष कहा जाए, ये अगेन परिभाषा का खेल है। परिभाषा ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे। परिभाषा, मद्य म्हणजे काय, मग त्याची निरुक्ती बघायची। यू आर स्टुडंट्स, गो टू लाइब्रेरी, रीड, ओपन द अमरकोश, ओपन शब्दकल्प ध्रुवम, एंड देन व्हाट इज मद्य, मद्य शब्द किस धातु से बना है, एंड देन हम स्कॉच को मद्य कह सकेंगे क्या। सो दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स। एंड मैंने 2-3 हाइपोथेसिस बनाए, सर ने उसमें A+B किया। सो ऐसे एक श्लोक में से ढेर सारे हाइपोथेसिस बनेंगे और ढेर सारे काम हो पाएंगे, तब जाके एक श्लोक प्रूव होगा। सो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद को रिसर्च किए बिना आप ना मानो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एवरीथिंग दैट वाज पास दैट वाज ग्लोरीफाइड। सो सभी लोग रईस नहीं थे, यहाँ से हमारी बात चल रही थी, सभी लोग ये नहीं थे। तो बहुत सारे लोग गरीब भी थे जो पैदल चला करते थे, इसलिए अद्वैत शोष माना है, ऐसा बहुत सारे वैद्य मानते हैं। लेकिन आप कितने भी कंफर्टेबल चीज़ से ट्रैवल करो, आपको एक पर्टिकुलर थकवा आता ही है। सो आई डोंट नो, मैं भी नहीं बता सकता क्यों आता है, कैसा आता है, लेकिन आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करो, कैसे भी जाओ,
आप जब वो डिस्टेंस काटते हो ना यहाँ से वहाँ तक, तो एक पर्टिकुलर थकवा आता ही है। सो अध्व में कुछ तो बात है कि जो अध्वशोष करके इन्होंने बताई है। और अध्व एकमेव कारण बोला है जो वर्ण नाश का है, यानी कि अध्व उदान पे काम करता है। वर्ण भेद उन्होंने कहा है ओजक्षय में है, ओजक्षय का भी सिम्टम है। वर्ण संपत्ति, वर्ण अच्छा वर्ण कैसे आएगा, तो क्षीर यवागु अष्टम माह से लेने के लिए कहा है, गर्भिणी परिचर्या में स्वस्थ व्रत का पालन करने के लिए कहा है। अग्नि पर डिपेंडेंट है, महाभूतों में तेज पर डिपेंडेंट है और उदान पर डिपेंडेंट है। षड्रसों में मधुर रस पे डिपेंडेंट है। रसभेदीय एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। रसभेदीय एक क्रोम मध्ये जाऊन हे करना, एक्स्ट्रा ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स। रसभेदीय जो है ना, वो कुछ तो चीज़ मीठी खाई, तीखी लगी, कड़वी लगी, ये 6 में हमने सभी चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया। इतना ये सिंपल नहीं है। आप लोग अगर रसभेदीय देखोगे तो आपको रसों के बहुत सारे कर्म मिलेंगे और बड़ी शांति से पढ़ो रसभेदीय। शोणित संघात भिन्नति ऐसा कटुरस में आता है, कटिपृष्ठ ग्रह ये कटुरस में आता है। सो एक एक और वो मिलता है। कटिपृष्ठ ग्रह का पेशेंट बोलता है बड़ा पाव के साथ मिर्ची जरूर खाता है। सो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। सो सी दिस इज एक्स्ट्रा ओरल टेस्ट रिसेप्टर डिस्कवरी, लाइट ऑन आयुर्वेदिक। चलो किसी आयुर्वेदिक वाले ने भी लिख दिया, अच्छा है, कर बर क्लिक आएगा। कौन है? एक मिनट नहीं, ये दोनों फॉरेनर ही है, मेरे को लगा कोई पहचान वाला होगा। So what is the title? Just only recently it has been shown that taste receptors have many extraoral locations. Stomach. So इस हिसाब से रसभेदीय है। तो रसभेदीय मध्ये त्यांनी अख्खा आयुर्वेद आणून ठेवला आहे। 5 महाभूतांपासूनच 6 रस बनतात आणि त्याची कार्य देऊन ठेवलीत फिजियोलॉजिकल, आणि अति झाल्यानंतर सगळे आजार देऊन ठेवलेत। आणि चरक विमान 1 मध्ये कौन से रस की कौन से रस से चिकित्सा करनी है ये भी बता के रखा है। येस येस येस। सो टेस्ट रिसेप्टर्स हे फक्त ते जिभेवरती नाही आहे, ते तुमचं फिजियोलॉजीचं पुस्तक फेकून द्या, फर्स्ट इयर पास झाल्यानंतर विका, आपाबळवान चौकात जाऊन ती घेतात 70% परत। तेवढे 200 रुपयात काय नाही तर कुठेतरी काहीतरी होतं, 200-250 रुपयात कॉफी पिऊन होईल, एखादा पिझ्झा येईल त्या पिझ्झेरियामध्ये, विकून टाका ते। त्याच्यात ती अशी ती टंग काढतात आणि त्याचे हे इथं हे पॅपिलेन लॅपिले, अरे हे वाचा, ते रिसेप्टर तिथं नाही आहेत फक्त भावांनो, कुठं कुठं आहेत? स्टमक, इंटेस्टाइन, लिव्हर, पॅनक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पैनक्रियाज, एडिपोस टिश्यू, टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ पर केमोसेंसरी सिस्टम के तहत एक्स्ट्रा ओरल लोकेशंस है कि जहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर्स है। सो जब बंदा कहता है कि तिक्त रस के कारण ये मेद का लेखन करेगा, तिक्त रस के कारण ये करेगा, तिक्त रस के कारण वो करेगा, तो अपने को फेंका फेंकी लगती है। नहीं है वैसा, नहीं है वैसा। सो अब थोड़ा सा यहाँ वहाँ चल रहे हैं। जब बंदे को टॉपिक को लेके बोलना नहीं आता ना, तो बंदा यहाँ वहाँ चला जाता है। यस 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 यस। हाँ, तो 6 रसों में मधुर रस है। शारीर भाव में उदान पे वर्ण डिपेंड कर रहा है, वो तो हम लोग को पता है। अग्नि पर वर्ण डिपेंड कर रहा है, अग्निमूलम बलम पुंसाम वर्ण भी वहां पर है। वर्ण विवर्ण हो जाना ये कहाँ कहाँ पर आता है? ये अस्थि दुष्टि में भी पाया गया है, आतप सेवन में है, ग्राम्यवास में है, प्रवाद से है, बस्ती व्यापत से है, दुष्ट रक्त से है, लवण रस से है, विष से है और दूषी विष से है। सो अगर वैवर्ण्य आ चुका है तो क्या क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकते हैं? तो दूषी विष है। दूषी विष अगेन बहुत बड़ा वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। वेग विधारण से भी है, विष है। लवण रस तो
स्किन को खराब करता ही है, हम लोग को पता है। लवण रस एजिंग करने वाला रस है। रक्त दृष्टि से है, अस्थि दृष्टि से भी वर्ण की ये बोली गई है विकृति। और फिर वो ग्राम्य आवास, यानी कि वो जो चरक चिकित्सा, रसायन चिकित्सा में वो बताते हैं ना, वो ग्राम्य आहार शुरू किया, फिर धातुओं पे परिणाम हुआ और इसलिए अब हम रसायन बताते हैं, तो वहां पर भी वर्ण आ जाता है। वहां पर तो खैर सब कुछ आ जाता है। वर्ण बढ़ाने वाले मेडिसिन की भी थोड़ा सा लिस्ट में निकाल लिया था। एक नागबला का योग बोला है क्षतज कास में, चरक ग्रहणी में एक पिप्पल्यादि सिद्ध घृत है, क्षतज कास में मंडूकपर्णी का योग है, एक यष्टि का भी योग आया है, और एक सुंठी से शुरू हुआ क्षतज कास में योग है। सो कास में बहुत सारे देखो, आपको वर्ण बढ़ाने वाले मेडिसिन 3 अधिकरणों में मिलते हैं, एक कास में, एक अर्श में और एक ग्रहणी में। यहीं पे खेल है, क्योंकि वर्ण की उत्पत्ति अग्नि पर ही डिपेंड है और उदान पर ही डिपेंड है। उसमें उदान करेक्ट करने वाली चीजें आपको कास में मिल जाएगी, अग्नि को करेक्ट करने वाली चीजें आपको ग्रहणी और इसमें मिल जाएगी। फिर भी मैं अगर औषधियों की लिस्ट करूं तो अगस्त्य रसायन है कास में आया हुआ, वशिष्ठ रसायन, अगस्त्य रसायन, उसमें वर्ण बोला है। अजाक्षीर है, अभयारिष्ट वर्ण बोला है। देखो एक और चीज ध्यान रखो, अभी अभयारिष्ट है, उसकी फलश्रुति में रुद्रोग भी है, वर्ण भी है। आपने वाग्भट पढ़ा और आपने अभयारिष्ट प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट में रिजल्ट नहीं मिला। दिस हैपन्स वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि आप पढ़ते हो वाग्भट, लिख के देते हो अभयारिष्ट। अभयारिष्ट के कुल होते हैं 10-12 पाठ, कंपनी बनाती है शारंगर का। वाग्भट के अभयारिष्ट के पाठ में कपित्थ पड़ता है, कवट। सो कवट इज नॉट पॉपुलर ड्रग। सो कंपनियां, आई गेस एक आधी कंपनी है जो वाग्भट का बनाती है, बहुतेक कोट्टाकलसा है, लेकिन बाकी सभी कंपनी चारंदर का ही अभयारिष्ट बनाती है। सो आप कौन सा वाला फॉर्मूला किस ग्रंथ का पकड़ रहे हो, तभी ये बात बन पाएगी कि नहीं अभयारिष्ट भी रुद्रोघर है, प्रोवाइडेड आप वो रुद्रोघर अभयारिष्ट वाग्भट का है और वाग्भट का ही है, ये कंपनी का प्रोडक्ट देख रहे हो। फिर अभ्यंग से तो बढ़ेगा ही। आमलकारिष्ट है चरक में, उसकी फलश्रुति में वर्ण कहा है। आम्रफल पक्व, मैंगो खाने से स्किन का लस्टर अच्छा होता है। निद्रा से है, ब्रह्म से, ब्रह्मचर्य से है। ऐन्द्र रसायन है। जीवंत्यादि नाम का एक ये आया है उपटन, यक्ष्मा चिकित्सा में, वाग्भट यक्ष्मा में। मेरे गुरुजी इसको HIV में बहुत सारा यूज किया करते थे, यक्ष्म्यामध्ये अश्वगंधा वगैरे असणारं ते जे आहे उठणं। सो वो भी अगेन वर्ण कहा गया है। उशीर द्रव्य है वर्ण अच्छा करने वाला। उशीर एक बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है। खैर द्रव्य गुण का सर का बुक है, सो इन लीजर टाइम 5 days you can spend time with him understanding how Ayurvedic द्रव्य गुण should be learnt. बट एक ही द्रव्य कहाँ कहाँ पर आता है, ये जब आप समझ लेते हो तब आपको वो द्रव्य समझने लगता है। वही उशीर पित्त प्रधान ज्वर में भी आता है, वही उशीर अतिसार के पाचन के कषायों में भी आता है, वही उशीर उधर शुक्र शोधन करके आता है, वही उशीर का उशीरासव किधर आता है, शुक्र में आता है। सारीवासव प्रमेह पीड़का में आता है। सो कौन सा द्रव्य का कल्प कौन सा बन के किस किस अधिकरण में जा रहा है, ये जैसे ही देखोगे वैसे वो द्रव्य समझने लगेगा। लोधरादिगण है, फिर घृत है, चंदन है, जीवनीय घृत से। तकरारिष्ट में सुबह भी बोला था कि तकरारिष्ट और अभयरिष्ट ये दोनों वर्ण हैं, क्योंकि वर्ण को सुधारना ग्रहणी और उदान ये दो का ही खेल है। दुरालभारिष्ट है चरक का, दुरालभासव है। पयस्या यानी विदारी है, पद्मकाष्ठ है। पलांडु का रस है, कांदा। पिपली मूलादि चूर्ण है कफज ग्रहणी में। बलादि निरूह है, अजमांस रस है, प्राकृतिक बस्ती है। बाकुची रसायन आया है सुश्रुत में। मंजिष्ठा वर्ण है, मसूर वर्ण है, मधुपर्णादि तेल है, रोद्रादि है, शिलाजित है। अगर मेह वाला पेशेंट है तो शिलाजित यूज करना पड़ेगा। सारिवा है, सुकुमारक तेल है। स्निग्ध गुण का ओवरऑल संबंध है, क्योंकि स्निग्ध गुण ही अग्नि को अच्छा करता है और उदान को भी अच्छा करता है।
मतलब क्या, ये कभी जिंदगी में अपने आप समझोगे? अभी बस सेंटेंस याद कर लो, स्निग्ध गुण ही अग्नि का भी अच्छा करता है और स्निग्ध गुण ही उदान को भी अच्छा करता है। स्निग्ध गुण कितना इंपॉर्टेंट है तो सुश्रुत में एक चैप्टर है डेडिकेटेड, अर्थात स्नेहोपयोगी चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। सो इतना इंपॉर्टेंट है स्निग्ध गुण। सो दैट इज व्हाट हम लोगों ने थोड़ा सा षट त्वचा देखा, सप्त त्वचा देखा, एंड त्वक रिलेटेड सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे आए हैं, कैसे आए हैं, उसकी फिजियोलॉजी, कुछ बृहत्त्रयी में आए हुए कल्पों को ओवरलुक किया। आप लोग इन जनरल कुछ 2-3 क्वेरीज पूछ लो तो फिर हम लोग सेशन खत्म करेंगे। नॉट नेसेसरली त्वचा के बारे में, मतलब पूछना है तो। स्निग्ध महत्वाचं आहे। सांगाच मला नाही प्रत्येक धातूतला कसा म्हणजे खूप छान मिळतं। स्निग्ध बहुत जरूरी गुण है, मतलब सांद्र स्निग्ध का ही शेड है, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा घट्ट है, स्निग्ध थोड़ा सा डिफ्यूज है। स्निग्ध के अपोजिट रुक्ष है, फिर रुक्ष के अंदर की स्टेज परुष है। सो स्निग्ध जल में भी स्निग्ध है, और अजून कोणतं महाभूत स्निग्ध आहे? महाभूतांचे श्लोक नाही सांगता येणार। हां, तेज स्निग्ध आहे ना, तेज तर वृक्ष आहे। जल महाभूतच स्निग्ध आहे। स्नेहन बेसिकली मेद का कर्म है, स्नेहन। सो स्नेहन कर्म यानी लुब्रिकेशन, ऐसा जिस बुक में दिया है उस बुक को आप पवन चौक पे जाके 70% वापस लेके सीधा उधर से पिज्जेरिया में जाके उसका पिज़्ज़ा खा जाओ, क्योंकि स्नेहन इज नॉट लुब्रिकेशन। स्नेहन इज की मतलब अग्नि के लिए स्नेह देना। एक यहाँ पे मेसेंट्री है। व्हाट इज मेदोवानम श्रुतसम? मेदोवानम श्रुतसम रुक्कमूलम वपावहनम च। सो ये वपावहन है। व्हाट इज वपावहन? वपा उदरस्था तैलवर्तिका इति, यानी कि आपकी मेसेंट्री ऐसे ही नहीं रखी, आपका जीआई ट्रैक ऐसे ही नहीं रखा, उसको एक मेसेंट्रिक फोल्ड किया और उसको बांध दिया पीठ की रीढ़ की हड्डी से, करेक्ट? तो वो ऐसे ही नहीं बांधा, वो बांधते वक्त उन्होंने एक फैट के डिपॉजिट्स डाल दिए। क्यों? आप वो कौन सा वो एनाटॉमी का बुक उसके चौरासिया पढ़ते हो, तो चौरासिया में मेसेंट्रिक मोमेंटम के फंक्शंस बताते हैं कि दैट मोमेंटम एक्ट्स एज अ बैरियर। कल को किसी ने आपको मारा तो सीधा इंटेस्टाइन तक इंजुरी नहीं जाएगी, वो फैटी लेयर रहेगा, मोमेंटम रहेगा, फिर अंदर इंटेस्टाइन रहेगी। ये स्ट्रक्चरल थॉट हुआ। फंक्शनली ऐसा क्या है कि जीआईटी को उन्होंने इसमें रखा और उसको आयुर्वेद वपावहन करके बोलता है। वपावहन आपके कॉलेज में किसी ने, मुझे जो भी पढ़ाते होंगे उनके लिए रिस्पेक्ट, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि आयुर्वेद कॉलेज इज अ प्लेस कि जहाँ पे आयुर्वेद पढ़ाना बिल्कुल मना है। आयुर्वेद के वो टुकड़े जो मॉडर्न के साथ मेल खाते हैं वो पढ़ाना जायज़ है। वृक्क पढ़ाया गया होगा, वपावहन नहीं पढ़ाया अनफॉर्चुनेटली। जरा टाइप करना क्रोम मध्ये, मेसेंट्री, न्यू ऑर्गन। सरांच्या अभ्यासाची ही पण एक पद्धत काय सुंदर आहे, हेही लक्षात घ्या, डायरीत लिहून ठेवा। कशा सांगितलं लॅन्सेट घे खालचं, लॅन्सेट लगेच ऑनलाईन सांगितलं कशा बघायचं। आपण जो विषय अभ्यास करतो त्याचा हां हेच रिसर्च पेपर जे पब्लिश झालेले ते लगेच कसे क्रॉस रेफरन्स म्हणून बघायचे, पुस्तक सोडून अभ्यास करायचा। वी आर लिविंग इन पोस्ट गूगल वर्ल्ड। आपका पेशेंट स्मार्ट है, आपने भी स्मार्ट होने की जरूरत है। ओके, आप कल को टीचर भी बनोगे तो आपका स्टूडेंट भी स्मार्ट है। सो आपको स्मार्ट बनने की बस जरूरत है। दिस वाज अ पेपर पब्लिश्ड इन 2016। सो 2016 में मेसेंट्री को एक ऑर्गन का दर्जा दिया गया आणि एक्चुअली इंटरनेशनली एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी मध्ये ऑफिशियली आया, और फिर वो गैप में उन्होंने फैटी स्ट्रक्चर डाल दिया है। बीडी चौरासिया एनाटॉमी में बोल रहा है ताकि मैं ऐसे मारूंगा तो इंटेस्टाइन तक इंजुरी ना पहुंचे। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से बात यह है कि आपके शरीर में
वो जो अग्नि जहाँ पर बैठा है उस अग्नि को काम करने के लिए ज़रूरत होती है स्नेह की। स्नेह के बिना अग्नि काम नहीं करता। उष्णम अस्न्यात स्निग्धम अस्न्यात मात्रावत जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम में सबसे पहले उष्णम आता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो सिस्टम है वो गर्म है, उसके लिए फ्रेंडली वो होना चाहिए उष्ण। दूसरा है स्निग्धम अस्न्यात। क्यों? क्योंकि स्निग्ध अन्न का स्नेह उस अल्प छोटे से अग्नि पे जाके पड़ेगा तो वो अग्नि भड़क उठेगा एंड देन वो गुरु अन्न को भी पचा पाएगा। आप खाते हो मेस का, ना उष्णम ना स्निग्धम। काय का स्निग्धम? मेस में रोटी आके देखो एक बार। तो 1 साल फर्स्ट ईयर BMS कंप्लीट करने के बाद आपका अग्नि अगर स्नेह पे डिपेंड करता है तो चाहिए कि आपको गृहिणी व्याधि हो जाए, क्योंकि आपके अग्नि के ऑप्टिमम फंक्शन के लिए स्नेह की आवश्यकता है, जो कि आपकी हॉस्टल की खाने में नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे आपको गृहिणी व्याधि हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता। ते हॉस्टेलेट खातात, अजून खातात, 2 पिझ्झे खातात, समोसे खातात, त्याच्यावरती अजून दिल तेवढं खातात। अग्नि थोड़ी ना बिगड़ता है उनका। फिर बिगड़ता क्या है? फर्स्ट ईयर BMS में मेस लगाते हो आप, खाने में से स्नेहांश चला गया तो आपका अग्नि नहीं बिगड़ता, बस थोड़ी सी पैंट लूज हो जाती है, आपको 12वीं की ट्राउजर फिर से आने लगती है। टाइम पे मेस नहीं बदली तो थोड़े से गाल भी अंदर चले जाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटर रिलेशनशिप ऑफ अग्नि एंड मेद, अग्नि एंड माउस। चिक्स माउस के है। आपने 1 साल मेस का रूखा सूखा खाया, अग्नि को पचन करने के लिए स्नेह की आवश्यकता है। आपके खाने में से ऑप्टिमम स्नेह नहीं जा रहा है, बॉडी खुद का स्नेह यूज कर रही है, खुद का मेद यूज कर रही है आपके रुक्ष खाने को पचाने के लिए। एंड दैट्स वाई आपको वो मेस का 1 साल का खाना खाने के बाद गृहिणी नाम का व्याधि या पचन नहीं बिगड़ता, अग्नि नहीं बिगड़ता। बॉडी खुद को मेंटेन करने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा हीलर है बॉडी। कोविड का पेशेंट कुछ नहीं लिया तो भी 10वें दिन 15वें दिन निगेटिव्ह आ जाता है। बॉडीची इम्युन सिस्टीम तर विकली गेलेली नाही आहे। सगळे विकले गेले असतील बिल गेट्सला, बॉडी नाही ना विकली गेली, ती आहे ना, ती काही ना खाता कुठलंही औषध न घेता पण ती निगेटिव्ह करते RT-PCR। सो बॉडी, आपने रुक्ष अन्न खाया, शरीर को अन्न को पचाने के लिए स्नेह की आवश्यकता है, तो बॉडी खुद का स्नेह यूज करती है। एक्सेस आपका स्नेह यहाँ है, आपका ट्राउजर लूज हो गया, अगले साल सेकेंड ईयर BMS में आपने मेस नहीं बदला तो थोड़ा से गाल अंदर चले गए, अब बॉडी माउस का भी स्नेह ले रही है, लेकिन अग्नि को बनाए रख रही है। सो स्नेहन यानी कि मन का स्नेहन, अग्नि का स्नेहन, धात्वग्नियों का स्नेहन, हर बॉडी के फंक्शन में स्नेह की आवश्यकता है। स्नेहन इज इंडीड अ बिग कॉन्सेप्ट। ये इतनी बिग कॉन्सेप्ट है कि मैंने अभी नीलेश की तरफ देख के बोला कि स्नेहोपयोगी का चिकित्सितम व्याख्यास्यामः करके आचार्य सुश्रुत बाकी 20 गुणों में किसी गुण के अथ रुक्षोपयोगी की चिकित्सितम व्याख्यास्यामः नहीं बोला, श्लक्षणोपयोगी की चिकित्सितम व्याख्यास्यामः नहीं बोला, लेकिन स्नेहोपयोगी की चिकित्सितम व्याख्यास्यामः बोला है। इतना इंपॉर्टेंट स्निग्ध गुण है। शोणित वर्णनियम करके अध्याय बोला है। 7 धातुओं में और किसी धातु को यह दर्जा नहीं है कि चरक सूत्र स्थान के 30 में से एक अध्याय का दर्जा हासिल कर रहे, वो सिर्फ रक्त का है। लेकिन जब मैं भोपाल में सेशन ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कौन सा धातु ले लो बच्चों, आप बोलो अभी टाइम मेरा हो गया, तो बच्चे कहते हैं मज्जा। वो रक्त क्यों नहीं कहते? उन्होंने रक्त बोलना चाहिए ना। उनको यह समझ होनी चाहिए कि चरक सूत्र स्थान में 30 अध्यायों में साला धातु को डेडिकेटेड अध्याय है, ऐसा एकमात्र है, वो है रक्त धातु। तो समस्या हमारी ये है कि हम चरकाचार्य 30 अध्यायों में एक अध्याय रक्त को डेडिकेट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे। हम हार्ट ब्रेन किडनी देख रहे हैं, हम लंग का डैमेज देख रहे हैं, वो गड़बड़ी है हमारी। सो आयुर्वेद के शारीर की दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज काम में आएगी। सो वपावहन नाम की चीज क्रिया के बुक में किसी ने दी ही नहीं। वपा उदरस्था तैलवर्तिका इति चक्रपाणी, इधर वपा रहती है, दैट्स इट। क्यों रहती है, कैसे रहती है? अब मेसेंट्री एक स्ट्रक्चर करके डिकोड हुआ है। मुझे आशा है कि लोग ये मेसेंट्री के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे और 10 साल बाद क्रिया की बुक में वपावन के नीचे भी कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा, बरोबर ना?